हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्तियां जो आई है उसके लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यह जो बुक है वो न्यू बुक है और इसमें जो है टोटल 15 मॉडल्स प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को हमने इससे पहले करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको दोनों वीडियो का लिंक जो है आपको मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो के अंत डिस्क्रिप्शन में भी दोनों वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से भी आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही एक लाइक के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग के कार्य की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिवेशन ये जो है भारतीय चुनाव आयोग का कार्य है। मतदाता सूची तैयार करना ये भी जो है भारतीय चुनाव आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण ये भी जो है भारतीय चुनाव आयोग का कार्य है। परंतु पंचायतों का चुनाव करवाना ये जो है भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ये जो कार्य है ये राज्य निर्वाचन आयोग का है। तो पंचायतों का चुनाव करवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं उसके सारे डिटेल के साथ कवर कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। ये जो है विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण ये जो है भारत के राष्ट्रपति जो है संविधान का विधि के परीक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ लेते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। और प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। पंचायत की बात करें, पंचायत राज से संबंधित बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति जो है ये भारत में पंचायती राज संस्थानों के लिए त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश करने वाली पहली समिति थी। साथ ही एल.एम. सिंघवी समिति जो कि पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। और 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव में जो है लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण नहीं बताना। ये जो है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में सही है। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। विधान परिषद में कुल सदस्यों का जो है टोटल सदस्यों का 5/6 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/6 सदस्य। अगला प्रश्न है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन की बात करें तो 36वां संविधान संशोधन जो है ये 1975 में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी, ये जो है अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में शामिल है। दूसरा ऑप्शन है कि अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थानों के पास कराधान को अनिवार्य शक्ति हो, ये जो है ये अशोक मेहता समिति की सिफारिश से संबंधित है। लेकिन किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना ये जो है अशोक मेहता समिति से संबंधित नहीं है। और अशोक मेहता समिति की बात करें तो इसका गठन जो है दिसंबर 1977 को हुआ था। इसमें जो है टोटल 132 सिफारिशें दी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 है कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, ये भी जो है ये अशोक मेहता समिति से संबंधित है।
तो ऑप्शन सी इसका होगा। इनमें से नहीं है। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना, ये जो है अशोक मेहता समिति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। महाजन पद दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है राजधानी दी हुई है। मल की बात करें तो मल की राजधानी ये जो है कुशीनगर थी। कंबोज की बात करें तो कंबोज की राजधानी जो थी ये हाटक थी। असमक की राजधानी जो कि पोटली थी। पांचाल की बात करें तो पांचाल की राजधानी जो थी ये अहिच्छत्र थी, तो अहिच्छत्र। और मगध की राजधानी जो कि गिरिजवत थी, गिरिजवत या फिर राजगीर। तो एक का जो है 1 का 4, 2 का 2, 1 का 4, 2 का 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। कनिष्क के दरबार से संबंधित व्यक्ति की बात करें तो कनिष्क के दरबार से जो संबंधित थे अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये सभी जो थे ये कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। लेकिन पतंजलि जो है ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। हिजरी संवत की बात करें तो हिजरी संवत जो है ये पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में तैयार किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। और इसकी शुरुआत जो है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो कि मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म सऊदी अरब में जो है मक्का में ये 570 ईस्वी में हुआ था। 622 ईस्वी में जो है इनके मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत की प्रारंभ की गई थी। तो इस सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बल्लवाचार्य की बात करें तो बल्लवाचार्य जो है ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। पुष्टि मार्ग जो कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 का भी। रामानुज की बात करें तो रामानुजाचार्य जो थे ये विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। माधवाचार्य की बात करें तो यह जो थे वो द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। और शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। यानी एक का जो है ऑप्शन 2, 1 का 2, 2 का 3, 2 का 3, ये जो है ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल्लवाचार्य, पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य जो कि विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य जो कि द्वैतवाद और शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ये जो है वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो वीर कुंवर सिंह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में यह जो है बिहार से भाग लिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए घटनाओं को विचार कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की बात करें तो यह जो है प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। और मुस्लिम लीग का गठन जो है ये 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग का गठन जो है ये 1906 को हुआ था। कांग्रेस का विभाजन जो है ये 1907 में हुआ था। और दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरण राजधानी जो है ये 1911 में हुआ था। 1911। सबसे पहले 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, यानी एक ऑप्शन। दूसरा जो है मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, 1 और 4। तीसरा जो है वो कांग्रेस का विभाजन हुआ था जो कि सूरत अधिवेशन में 3, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। 1, 4, 3 उसके बाद 2, 1, 4, 3, 2, ये सी में भी है और डी में भी है, तो यानी दोनों जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र में के तहत दी गई थी। इन दोनों को जो है फांसी ये जो है काकोरी ट्रेन घटना हुई थी उसमें जो है इन दोनों को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र केस। और यह जो है अगस्त 1925 को घटी थी। इसमें जो है क्रांतिकारी आतंकवादियों ने लखनऊ के पास जो है काकोरी गांव में चलती ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया था। और इस केस में जो है राम प्रसाद बिस्मिल तथा अशफाक उल्लाह खां को जो है 4 लोगों, इन दोनों के अलावा 4 और लोगों को जो है फांसी दी गई थी। इन दोनों के अलावा 2 लोग और थे और सब मिलाकर जो है 4 लोगों को फांसी दी गई थी।
अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों का बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन जो है ये महात्मा गांधी जी का है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। अकबर के द्वारा जो है बंगाल एवं बिहार को जो है 1575 में बंगाल और बिहार को मिला लिया गया था मुगल साम्राज्य में। अगला प्रश्न है कि गाँव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का व्यवस्था जो है सूत्रपात किसने किया। इसकी व्यवस्था का सूत्रपात जो है ये द्रविड़ों ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रविड़। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 तक हुआ था, इसमें कौन विजय हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो कि हैदर अली की विजय हुई थी, और यह युद्ध जो है 1767 से 1769 तक चली थी। और 1769 में जो है मैंगलोर के संधि के तहत ये युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। मैंगलोर नहीं, ये मद्रास के संधि के तहत जो है समाप्त कर दिया गया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास की रचना है, और इसे जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है कि डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है। डुरंड रेखा की बात करें तो यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा है। डुरंड रेखा की बात करें तो डुरंड रेखा जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगती है, और यह जो है टोटल 2430 किलोमीटर की लगती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। कौन से सुमेलित नहीं की बात कर रहा है। गोरखपुर बात करें तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबलपुर। लुधियाना जो कि सतलज नदी के स्थित है, और सूरत जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। जबलपुर ये नर्मदा नदी पर स्थित था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है। लघु ज्वार भाटा की बात करें तो लघु ज्वार भाटा जो है ये अर्धचंद्र के समय पैदा होता है। तो अर्धचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अर्धचंद्र के समय जो है लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है। सिंधु की सहायक नदी की बात करें तो सिंधु की सहायक नदी जो है झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदी है। लेकिन यहाँ पे बात करें इंद्रावती की तो यह जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंद्रावती। अगला प्रश्न है कि मौसम और उनकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। मौसम और उनकी बनावट में जो है परिवर्तन, ये जो है पृथ्वी की अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना, इसके कारण जो है मौसम और उनकी बनावट में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्कन दर्रा किनके बीच स्थित है। दक्कन दर्रा की बात करें तो दक्कन दर्रा जो है ये दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप के समूह स्थित है। तो दक्षिण और लिटिल लघु अंडमान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बीच जो है दक्कन दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आदिवासी दिया हुआ है और अवस्थित, कहाँ आदिवासी स्थित है ये कहना है। भील की बात करें तो भील जो है ये राजस्थान में है। भील राजस्थान के अलावा जो है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्यों में जो है पाए जाते हैं। भील जो कि राजस्थान, 1 का जो है 2 हो जाएगा। गोंड की बात करें तो गोंड जो है ये छत्तीसगढ़ में। लिम्बुस की बात करें तो लिम्बुस जो है ये सिक्किम में स्थित है। और कोनियाक जनजाति जो कि नागालैंड में पाया जाता है। यानी 1 का जो है ऑप्शन 2, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भील जो कि राजस्थान, गोंड जो कि छत्तीसगढ़, लिम्बुस जो कि सिक्किम और कोनियाक जो कि नागालैंड। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण जो हुआ है ये क्रिस्टेशियन युग में हुआ है। तो क्रिस्टेशियस युग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टेशियस युग में जो है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है।
अगला प्रश्न है कि कांडला निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। कांडला की बात करें तो कांडला जो है ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। कांडला जो है ये भारत और एशिया का पहला देश है। भारत जो है एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में महत्ता को स्वीकार किया है। और यह जो है कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो कि वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। इसकी जो स्थापना है 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि गन्ने के उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य जो कि FRP निम्नलिखित में से किस संगठन अनुमोदित करता है। गन्ने एवं उचित पारिश्रमिक मूल्य की बात करें, यह जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास का जो संबंध है रचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन 1 का 4। आर्थिक वृद्धि की बात करें तो यह जो है सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है। संपोषित विकास की बात करें तो संपोषित विकास जो है ये पर्यावरण से संबंधित है और जीवन की गुणवत्ता जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। तो 1 का जो है ऑप्शन 4, 1 का 4 और 2 का जो है 2 का 1 जो है ये ऑप्शन डी में संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास जो कि संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि जो कि सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास जो कि पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युगित होता है। आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास का संबंध जो है ये स्फीति के साथ से युग्मित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्फीति के साथ युग्मित। अगला प्रश्न है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा। अगर दोनों दोगुनी हो जाए तो इसका वास्तविक आय जो है अपरिवर्तित रहेगा। यदि दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोगुनी की जाए तो इसमें वास्तविक आय जो है अपरिवर्तित रहेगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों को प्रचुरता है। नीफे के निर्माण में जो है ये निकेल और फेरम की प्रचुरता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकेल और फेरम। पृथ्वी पर जो है टोटल 3 परतें पाई जाती है। पृथ्वी में मुख्य रूप से 3 परतें पाई जाती है जो कि सियाल, सीमा और नीफे पाई जाती है। सबसे ऊपरी परत की बात करें तो भूपर पट्टी पर जो कि सियाल पाई जाती है। उसके बाद जो है सीमा पाई जाती है जिसे मैंटल कहा जाता है और नीफे जिसे कोर या फिर नीफे कहा जाता है। ये जो है सबसे निचली परत है। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की। भौगोलिक अपवर्तन की संकल्पना जो है ये WM डेविस के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, WM डेविस। इनके द्वारा जो है भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। सुंडा ट्रेंच की बात करें तो यह जो है जावा द्वीप के समानांतर स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, जावा द्वीप। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान किस स्थान पर है। वैश्विक दूध उत्पादन में बात करें तो भारत का स्थान जो है ये प्रथम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम। भारत जो है टोटल विश्व का 23% दूध का उत्पादन करता है और दूसरे नंबर पर अमेरिका है, साथ ही तीसरे पर जो है ये पाकिस्तान है। प्रथम पूछा है तो प्रथम जो है ये भारत है। अगला प्रश्न है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अटल आवासीय विद्यालय योजना की बात करें तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका शुरुआत जो है 1 जुलाई 2023 को किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया है, जिनका नाम क्या है। 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने की बात करें तो 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने का पता लगाया गया है, इसका नाम जो है जानूस है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जानूस। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 की बात करें तो इससे जो है राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज सुब्रमण्यम। और प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हेंडले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है।
हेनले पासपोर्ट सूचकांक की बात करें, इसमें जो भारत का स्थान है, टोटल स्थान जो है 85 है। 50वें स्थान पर भारत है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में। और फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट स्थान पर जो है वो सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर जर्मनी है और तीसरे स्थान पर जापान है। तो आप लोग सारे पॉइंट को याद रखिएगा। 50वें नंबर पर भारत है, पहले पे सिंगापुर है, दूसरे पे जर्मनी है और तीसरे पे जापान है। अगला प्रश्न है कि ई शॉर्ट्स मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ई शॉर्ट्स मोबाइल ऐप की बात करें तो यह जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। इनके द्वारा जो है ई शॉर्ट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया है, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ओमान चंडी की बात करें तो ओमान चंडी जो है ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओमान चंडी, इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल। ये जो है 18 जुलाई 2023 को इनका निधन हो गया है और ये 2011 से 16 तक केरल के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो है ये भारत के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के द्वारा जो है जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी में पुरुष एकल का खिताब साथ ही महिला एकल का खिताब, दोनों खिताब जो है ये भारत के द्वारा जीता गया है। और महिला एकल में जो है भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया था, पुरुष एकल में जो है भारत ने पाकिस्तान को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही अभी तक लाइक भी नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई। जल जीवन मिशन योजना में जो है बजट 2023-24 में टोटल 70,000 करोड़ रुपये आवंटित की गई। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 70,000 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में जो है टोटल 60,000 करोड़ रुपये आवंटित की गई और मनरेगा में जो है 60,000 करोड़ रुपये आवंटित की गई थी। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आए चक्रवात तूफान जो कि बिपरजॉय, इसका नामांकन किस देश ने किया था। बिपरजॉय की बात करें तो यह जो है नाम वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। और बिपरजॉय तूफान की बात करें, बिपरजॉय चक्रवात तूफान जो था ये भारत को सर्वाधिक प्रभावित किया था। इससे जो है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन तीनों में सबसे अधिक जो है नुकसान हुआ था। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। बिपरजॉय का नामांकन जो कि बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया। नवनिर्मित नए संसद भवन का उद्घाटन जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया और यह जो है 28 मई 2023 को किया गया था। तो 28 मई 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और नए संसद भवन के डिजाइनकर्ता जो कि बिमल पटेल थे। सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन यानी IMO का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन के मुख्यालय की बात करें यह जो है लंदन में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंदन। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना जो है ये 1949 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1949। मैं कुछ बोर्ड की स्थापना बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बात करें केंद्रीय शुल्क बोर्ड की तो यह जो है इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। और कुटीर उद्योग बोर्ड की बात करें तो कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना जो कि 1949 में हुआ था। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में हुआ था और अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना जो कि 1953 में हुआ था। तो आप लोग सारे पॉइंट को जो है याद रखिएगा। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस जो है ये 9 सितंबर को मनाया जाता है, 19 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19 सितंबर। प्रत्येक वर्ष जो है 19 सितंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। मैं कुछ दिवस का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विश्व युवा दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो सारे पॉइंट को जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे।
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जो कि माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। वाहनों के हेडलाइट, टॉर्च और सर्च लाइट में जो है बल्ब रखा जाता है। यह जो है परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। अगला प्रश्न है कि 10 की घात के रूप में टेरा का नाम क्या है। 10 के घात के रूप में टेरा की बात करें तो 10 पर पावर 12 जो है ये टेरा का नाम है। चलिए तो हम कुछ घात के नाम ले रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डेका जो कि 10 पर पावर 1 होता है, हेक्टो 10 पर पावर 2, किलो 10 पर पावर 3, मेगा 10 पर पावर 6, गीगा 10 पर पावर 9, टेरा 10 पर पावर 12, पेटा 10 पर पावर 15, एक्सा 10 पर पावर 18 और डेसी 10 पर पावर -1, सेंटी 10 पर पावर -2, मिली 10 पर पावर -3, माइक्रो 10 पर पावर -6, नैनो 10 पर पावर -9, पिको 10 पर पावर -12, फेमटो 10 पर पावर -15, एटो 10 पर पावर -18। हमने जो है सारे घात को बता दिया है जो कि इम्पोर्टेंट थे, तो आप लोग सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मायोपिया और हाइपरमायोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। मायोपिया की बात करें तो मायोपिया को जो है ये अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है और हाइपरमाइट्रोपिया को जो है उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मायोपिया अवतल लेंस और हाइपरमायोपिया जो कि उत्तल लेंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन कितना होगा। पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है और इसका वजन पूछ रहा है। तो वजन बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी भार बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। 2 kg दिया हुआ है और त्वरण का मान जो होता है 9.8 होता है। तो 2 × 9.8 बराबर हो जाएगा 19.6 न्यूटन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.6 न्यूटन। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है ये वस्तु का प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नहीं करता है, ये जो है प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसका कार्य जो है वो लागू बल पर करता है, विस्थापन पर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर करता है, लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु के प्रारंभिक। अगला प्रश्न है चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे किस ध्वनि के विशेषताओं को उपयोग करते हैं। चमगादड़ को अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, यह जो है अल्ट्रासोनिक तरंगों का उत्सर्जन करते हैं जिसकी सहायता से वे अंधेरे में भी उड़ पाते हैं। तो अल्ट्रासोनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक की मदद से ही चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक की बात करें तो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक जो कि ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। किरचॉफ के विकिरण नियम के अनुसार ही दिया गया है कि तापमान पर किसी पिंड के अवशोषण का गुणांक उसके उत्सर्जन के गुणांक के बराबर होता है। यही कारण है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे उत्सर्जक। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें 1 को 2 से मिलान करना है। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ का मात्रा जो कि मोल होता है, यानी 1 का 3, 2 का 1, 2 का 1 और C का 2 और डी का यानी डी का जो है ये 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त ये प्रधान क्वांटम संख्या को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधान क्वांटम संख्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान करना है। पहला दिया हुआ है अम्ल वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। अम्ल वर्षा जो है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है, तो ये बात जो है सही है। अगला कथन है कि क्लोरोफॉर्म कार्बन ओजोन परत की संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। कार्बन जो है ये क्लोरोफॉर्म कार्बन ओजोन परत की संरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये भी बात जो है सही है।
ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये भी बात जो है सही है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, ये बात जो है ये गलत है, क्योंकि ओजोन परत से जो है अवरक्त विकिरण पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्लोरोसिस यानी अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अस्थि रोग की बात करें तो अस्थि रोग पानी में फ्लोराइड के कारण होती है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरोसिस जो है एक हड्डी रोग है जो हड्डियों में फ्लोराइड के अत्यधिक संचय के कारण होती है। यह फ्लोराइड जो है दूषित पानी पीने से होता है, और भारत में पानी में फ्लोराइड की मात्रा जो है सबसे अधिक होने के कारण 10 मिलियन से अधिक लोग जो है दिव्यांगत का शिकार हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर जो है पानी में फ्लोराइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है थर्मोस्टेट बहुलक है। थर्मोस्टेट बहुलक की बात करें तो बैकलाइट जो है ये थर्मोस्टेट बहुलक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक शर्करा है। अपचायक शर्करा की बात करें तो सुक्रोज जो है ये अपचायक शर्करा है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा अपचायक शर्करा सुक्रोज। अनअपचायक शर्करा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये अनअपचायक शर्करा है। तो ये सभी प्रश्न है कि फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग जो है क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। अम्लीय की बात करें तो अम्लीय में जो इसका रंग होता है ये रंगहीन होता है, और क्षारीय में जो है ये गुलाबी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगहीन और गुलाबी। अगला प्रश्न है कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई जाती है। ठंडा होने पर चीनी की क्रिस्टल अलग हो गए हैं, यह किसको इंगित करता है। यह जो है भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है इसको इंगित करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते कहलाते हैं। वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं ये अधातु कहलाते हैं। तो अधातु ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो नोट्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। दो नोट्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को जो है इंटरनोड कहा जाता है। तो इंटरनोड ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जूट की बात करें तो जूट जो है ये पौधे के तना भाग से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तना, जिसका प्रयोग जो है रस्सी बोरा आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। बीज और फल की बात करें तो बीज और फल जो है ये अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से जो है बीज बनते हैं। अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीज बनते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेड में छिद्र किस गैस से के निकलने से बनते हैं। ग्रेड में छिद्र की बात करें तो ग्रेड में छिद्र जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने से बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके निकलने से जो है ब्रेड में छिद्र बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निर्मित होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। HIV की बात करें तो HIV जो है HIV जो है ये बिना उबली हुई सुई से फैलता है। HIV संक्रमित रक्त से फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। ये सभी से जो है HIV रोग फैलता है, लेकिन मच्छर के काटने से जो है HIV एड्स रोग जो है ये नहीं फैलता है। मलेरिया तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा जो है मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग जो है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसकी वाहक मादा एनफिलीज मच्छर होती है। इससे प्रभावित अंग जो है ये प्लीहा जिसे स्प्लीन कहते हैं। इससे प्रभावित होने वाले अंग प्लीहा है, और इसके उपचार के लिए जो है क्लोरोक्वीन आदि का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारे शरीर में निर्माण होने वाले विटामिन जो कि विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के, ये सभी जो है हमारे शरीर में निर्माण होते हैं, परंतु विटामिन ए जो है ये हमारे शरीर में निर्माण नहीं होते हैं। विटामिन ए जो है
मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता है, किंतु ये सारे जो हैं B12 DK ये सभी जो है हमारे शरीर में संश्लेषित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ये जो हार्मोन है ये TSH हार्मोन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है ये TSH हार्मोन है। TSH की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। इसका जो है जिसका स्रवण जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड हमने जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को पूरा करा दिया है। इसमें जितने जीके जीएस थे टोटल 75 जीके जीएस थे, सभी को हमने आज के इस वीडियो में करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। फ्रेंड अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। जय हिंद।